नमस्ते, मैं नंदकिशोर सूर्यवंशी, सांगली ज़िला महाराष्ट्र, तासगांव तालुके में पेड़ गांव में हमारी गौशाला है। लगभग 10 से 12 साल से। और लुम्पी वायरस के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, पर आज 6 सितंबर को मैंने इसके बारे में देखा, थोड़ा सा स्टडी किया और स्टडी करने के बाद कुछ आइडिया और हिंट मेरे दिमाग में आई है। और सब मेरे गौ सेवक भाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जो कोरोना वायरस मार्केट में लॉन्च हुआ था, तो उसके दूसरे दिन तीसरे दिन से ही हमने उसका इलाज शुरू किया था पंचगव्य के माध्यम से। और उसका जो इलाज है वो 100% पंचगव्य के माध्यम से हमने क्लियर इलाज किया था उसका। पंचगव्य में, और हाँ, वो जो बीमारी वो खुद मेरे को भी हुई थी, मेरे बीबी को भी हुई थी और मेरे माँ बाप को भी हुई थी। भाई हमारे साथ रहते हुए भी उसको होने नहीं दिया। मेरे पापा को 16 साल की, कम से कम 12 से 15 साल लगभग हो गई कि उनको डायबिटीज़ है। भाई को बाल दमा और माँ को एलर्जी है। इसके बाद भी उनकी इम्यूनिटी पावर बरकरार रखने के लिए हमने काम किया। नस्सी का दवा जो पंचगव्य घृत में पंचगव्य औषधि है, पंचगव्य में बनती है, उसका स्पिरुला ड्रॉप्स, अश्वगंधा ड्रॉप्स और तुलसी ड्रॉप्स, इनका इस्तेमाल करके ह्यूमन इम्यूनिटी और कुछ काढ़े यूज़ करके इम्यूनिटी मेंटेन की और गौ माता के आशीर्वाद से और दया से हम सब लोग सही हो गए। उसी के मामले में मैंने अभी थोड़ा आयुर्वेद पे ध्यान दिया, केंद्रित किया कि गैया को लंपी वायरस से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि ये लंपी वायरस मुझे जब जितना समझ में आया है वो क्या है। लंपी वायरस ये तो एक स्किन डिसीज है। इसमें गाय के शरीर में गांठ तैयार होती है। जैसे समय बीतता है उसमें जख्म होती है। इस वायरल इन्फेक्शन के चलते उसमें कीड़े पड़ के दर्द के मारे गैया माँ की मौत हो रही है। जब गाय को दर्द होता है या कीड़े उसमें गिरना शुरू हो जाता है तो उनको भूख नहीं लगती, उनके बदन का टेम्परेचर भी हाई होने लगता है और लैक ऑफ इम्यूनिटी पावर्स, यानी जो इम्यूनिटी की पावर है वो ख़त्म हो जाने के बाद और गैया के शरीर में उस एंटीडोट तैयार होने से पहले ही गैया जान छोड़ दे रही है। और सबसे बड़ी ये बात है कि कुछ जगह पे गैया ठीक हो रही है। सरकार के पास अभी भी लुम्पी वायरस का कोई भी ठोस इलाज नहीं है। इसके चलते एक तो बात क्लियर होती है कि गैया के शरीर में लंपी वायरस के जो भी एंटीबायोटिक्स है वो तैयार हो रहे हैं, खाली उनको समय चाहिए। और संक्रमण होने से उनको ठीक होने तक या उनके शरीर में एंटीडोट तैयार होने तक उनकी इम्यूनिटी पावर बरकरार रखना, उनको जो वायरल इन्फेक्शन से दर्द है
या उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनको मेंटेन रखना एक हर एक गौ सेवक का कार्य है। जब हमारे घर में जैसे हमारे बीबी बच्चों के ऊपर हमारा प्यार होता है, माँ बाप के ऊपर प्यार होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हमारा सबका गैया के ऊपर प्यार है। पर कोई टेंशन नहीं है। हाँ, पर कोई भी बीमारी ख़त्म करने के लिए हमें 5 तत्वों को और 3 ऊर्जाओं को समझ लेना चाहिए, जैसे वातावरण, भूमि, जल, अग्नि और वायु। इन 5 तत्वों से ही हमारा सब लोगों का शरीर बना है, चाहे वो गैया हो या इंसान हो। कभी भी किधर भी प्रॉब्लम हुआ या कोई इन्फेक्शन हुआ तो कुछ ना कुछ मामलों में इन 5 तत्वों में ही बिगाड़ होने के कारण हमें बीमारी लग जाती है। जैसे कोरोना था या अभी का ये लंपी वायरस है। इन 5 तत्वों के साथ हमारे हर एक के शरीर में, जैसे हमें पंचगव्य में सिखाया गया कि शिव ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा और विष्णु ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जा हमारे शरीर में हमेशा मौजूद रहती है। उसको हम साइंटिफिक भाषा में औरा भी कहते हैं। तो गाय का औरा या उसके जो बुल्स है उनका औरा 5 किलोमीटर के दरम्यान का रहता है। तो इसका मतलब ये है कि उनके औरों के चलने के कारण ये बीमारी बाहर देश से हमारे देश में आई और हमारे देश में से ही सबसे ज़्यादा फैल रही है। क्योंकि देखिए कि गैया माता सब लोगों की बीमारी हर लेती है, सब लोगों को सुख प्रदान कर देती है। पर 101% ये लंपी वायरस ये इंसान की ही गलती होगी जहाँ से ये पना है। क्योंकि हम जितने आधुनिकीकरण के ओर बढ़ रहे हैं उतने ही हम हमारे सेहत के मामले में फसल रहे हैं। ऊपर से गाय का जो खाना पीना है और रासायनिक खाद के चलते या न्यूट्रिशन लेवल ठीक ना होने के बाद उनकी इम्यूनिटी पावर भी लूज़ हो रही है। वो छोड़ दो, वो सब अलग बात है। और अभी हम इस वायरल इन्फेक्शन पे जीत हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए, इसकी ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है वो तो खाने के माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है, जल के माध्यम से फैलता है और इनसे भी ना और इनके साथ वायु, जल, भूमि यानी चारा खाना, इन सबों की जगह से फैलता है। और कोई भी वायरल इन्फेक्शन को फैलने से रुकवाना है तो हमें इन 5 तत्वों की शुद्धि करना जरूरी है। और इसके साथ ही कभी भी इन्फेक्शन हुआ तो उनको रोकने के लिए या इन्फेक्शन के ऊपर मात करके उस बॉडी को उस डिसीज़ के ऊपर जीत हासिल करने के लिए उसको वक्त देना पड़ता है। क्योंकि उस हर एक के बॉडी में हर एक बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स तैयार होती है। पर एंटीबायोटिक्स तैयार होने के लिए जो समय लगता है और जो पीड़ा
सहन करनी पड़ती है, उसके चक्कर में वो एंटीबायोटिक तैयार होने के लिए का जो समय है वो कवर नहीं हो पाता, या हमारी जो बॉडी है उसको सपोर्ट नहीं कर पाती है, और इसी के चलते बीच में किधर तो हमारी मौत हो जाती है। लुम्पे वायरस में वैक्सीनेशन सही तरह से नहीं होते हुए भी कुछ गौशालाओं में ये वायरस ठीक हो रहा है। इसका मतलब है कि गैया के बॉडी में एंटीबायोटिक तैयार हो रहे हैं, खाली उनको समय चाहिए। अभी हर एक फार्मर की या हर एक गौ सेवक की हम सोचे तो वैसे तो हमारे माल को ज़्यादा भाव नहीं मिलता, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमें व्यापारियों के तरह बेचना भी नहीं आता। इसके चक्कर में हर एक की जो आर्थिक कंडीशंस है वो बहुत ढलने वाली है, या मेरी खुद की भी बहुत मुश्किल से गौशाला चलानी पड़ती है। और ऊपर से वायरस के चक्कर में तो सब लोग परेशान हो गए हैं। अभी हम इस बीमारी का जो इलाज है वो कम से कम पैसे में कैसे हो जाए, और हमारे ही गैया माँ के पंचतत्वों का यूज़ करके और कुछ होम्योपैथिक दवाई, एंटीबायोटिक्स और थोड़े फार इंजेक्शन जो इन्फेक्शन ज़्यादा होने के बाद गौ माता को देना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी ही है, क्योंकि हम खिलाएंगे तो उसके पेट में जाएगा, पेट में पचेगा और बाद में ब्लड में घुसेगा। उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए वो स्वस्थ भी होनी चाहिए थोड़ा फार। पर वैसी कंडीशन नहीं है तो हमें उनके ब्लड में इंजेक्शन इंजेक्ट करने ही पड़ेंगे, जैसे ग्लूकोज रहेगा या कोई और भी है इंजेक्शंस। पर और एक बात, सब चिकित्सा पद्धति में मेरा जो अनुभव है उसमें सबसे ज़्यादा और दमदार रिजल्ट आयुर्वेद में ही है। जैसे मैंने खुद आजमाया कोरोना में, मैंने कोरोना में ना इंजेक्शन लिया, ना दवा दी, ना मेरे शुगर वाले पापा को इंजेक्शन दिया, ना दवा दी। उनके पास बहुत सारा पैसा होने के कारण उन्होंने बहुत सारी दवाई ली थी, पर मुझे मालूम था इसका कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होगा। तो मैंने बोल दिया था उनको, उनके आँख में आँख डाल के, कि एक तो जीना है तो गैया के नाम से जियो, और मरना है ना तभी भी गैया के नाम से मरो। पर आपको बताने में खुशी होती है, आज मैं मेरे पूरे फैमिली के साथ स्वस्थ हूँ, और गौ माता ने ही मेरी जान बचाई है। वैसे तो ये वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह के सवाल उठेंगे, तरह तरह के लोग कहानियाँ बता देंगे, और ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, क्योंकि जो भी मैं इन शॉर्टकट में इसकी पूरी ट्रीटमेंट आपको 5 से 6 मिनट में बता सकता हूँ, पर जो आप करते हो उसका असर क्या आगे जाके होगा, या किस लिए आप क्या कर रहे हो ये आपको पता नहीं होगा, तो चाहे गैया हो नहीं तो इंसान हो, उसका रिकवरी रेट है ना वो बहुत कम हो जाता है। मालिक की हर बात गैया के समझ में आती है, और गैया की हर बात मालिक के समझ में आती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। इसके लिए गैया के मालिक को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो हम आगे करने वाले हैं ये काय के लिए करेंगे। तो जब गैया के पास जाके करेंगे तो हमारी गौ माता आपका दिमाग पढ़ लेगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा होगा, क्योंकि खुद मालिक का भी कॉन्फिडेंस लेवल
बढ़ जाएगा। और सच्ची यार, अभी हम सब लोगों का बुरा समय चल रहा है, पर ये जो आफत है एक गौ सेवक के लिए, वो शायद कोरोना से भी बहुत बुरी आफत है। क्योंकि मेरा तो खुद मैं मेरे खुद से जान से भी ज़्यादा गौ माता के ऊपर प्यार करता हूँ। और गायों की ये हालत देखने के बाद रहा नहीं गया, इसके लिए आपके सामने आ गया। ये जो वायरल इन्फेक्शन है, चलो अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये जो वायरल इन्फेक्शन है उसको हवा से रोकने के लिए हमारे सबके पास एक सबसे बढ़िया चीज़ है जो हर एक फार्मर के पास है, पर उसको पता नहीं है। सेम कोरोना में भी मैंने इसी का इस्तेमाल किया था। उसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, नहीं तो धूरी कहते हैं। ये जो धूरी है वो हमें गाय के कंडों के ऊपर देनी है। ओके, गाय के कंडों से निकला हुआ धूर जो है वो जहाँ तक जाता है उधर तक वायरल इन्फेक्शन को साफ कर देता है। इसका मतलब गाय के ऊपर का, गाय के आसपास का, या जो इन्फेक्शन होने के लिए दूसरे गाय के ओर बढ़ रहे वायरस को एक गाय का जो धूर है वो रोक सकता है। और इस गाय के धूरी को हम कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिला दे तो उसका जो असर करने का टाइम है या उसका जो तरीका है वो 100% कारगर रहता है। आप मानो या ना मानो, मैं, मेरी बीबी, मेरा भाई और मेरे माता पिता एक ही कमरे में थे। ना उनको क्वारंटाइन किया था, ना मैं उनसे दूर भागा था। हाँ, मैंने उनको दूसरे रूम में रखा था ज़रूर, पर मैं उनके पास जाता था, उनको दवाई देता था, फिर वापस बाहर आता था। तो पूरी तरह से मैं उस वायरस को रोकने में सक्षम नहीं था। पर जब मैंने अग्निहोत्र घर में करना शुरू कर दिया उस वायरस को रोकने के लिए, तो आपको बताने में आनंद आता है कि 5 दिन में मेरे मम्मी पापा, जो उनके पास अभी भी रिपोर्ट है कि वो खुद इन्फेक्टेड थे, और हम तीनों उनके साथ ही थे, मैं, मेरा भाई और मेरी बीबी, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ 2 BHK फ्लैट में रहने के बाद भी। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये वायरल इन्फेक्शन जो हवा में से जा रहा है उसको कैसे रोकना है हमें। सबसे पहले गाय के कंडे को भीमसेन कपूर से जलाना है, भीमसेन कपूर की मदद लेके। हर एक चीज़ खाली 2 ग्राम उसके ऊपर डाल देनी है। और जब हम धुरी करते हैं तो एक ध्यान में रखना है कि गाय के कंडे के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जा ना पाए। ओके, गाय के कंडों के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन ना जा पाए, इसके चलते गाय की जो कंडे है वो जलेंगे नहीं, वो आहिस्ते आहिस्ते सुलगेंगे, आहिस्ते आहिस्ते। माफ़ करना, मैं मराठी मानुस हूँ, आदमी हूँ, मेरे को ज़्यादा हिंदी नहीं आता, पर बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसमें जो आहिस्ते आहिस्ते सुलगने शुरू हो जाएंगे ना, तो कम से कम लीजिए कि 6-7 कंडे लीजिए। ये आपको सुबह सूर्योदय और शाम को सूर्यास्त के समय करना है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के दरमियान आपके गोटे में गायों को ज़्यादा मक्खियाँ परेशान करेगी, ज़्यादा कीड़े कीटक उसी टाइम में रहते हैं। इसके आसपास के सूर्योदय से पहले एक 2 घंटा ज़्यादा मैं देखता हूँ, और सूर्यास्त के बाद 1-2-3 घंटा। ओके, तो आहिस्ते आहिस्ते सुलगेंगे तो उसका जो धूर है वो तो सबसे पहले मक्खी और कीटाणुओं को दूर भगाएगा।
जो हमारे आँखों से दिखते हैं उन सब लोगों को, और जो आँखों से नहीं दिखते हैं ना उनको भी दूर रखेगा। ओके, तो गाय के जो कंडे हैं उसके ऊपर सबसे पहला अक्खा नारियल डालना है, रखना है। उसके ऊपर 2 ग्राम भीमसेन कपूर रखना है, अजवाइन, गुगुलदू, लोबांदू, नीम के पत्ते। नीम के पत्ते सूखे हो तो सबसे ज़्यादा कारगर रहते हैं। नीम के पत्ते 10 ग्राम 20 ग्राम लेंगे या ज़्यादा लेंगे तभी सबसे अच्छा है। सूखे ना मिले तो गीले रख देना, पर रखना जरूर। उसके ऊपर डालना है 2 ग्राम अजवाइन सत और पुदीना सत, 2-2 ग्राम डालना है और आहिस्ते आहिस्ते सुलगने देना है। समझ लीजिए कि पूरे कंडे जल गए तो उसके बाद फिर से गाय के कंडे रख देना। ये पूरी जो सामग्री है वो नहीं रखेगी तभी चलेगा। ओके, ये एक जगह पे करना है। और दूसरे जगह पे गाय के कंडे लेने हैं 7 से 8। उसके ऊपर 5 चम्मच अपना जो देसी गाय का शुद्ध घी है, जिसको हम 0 फैट लेवल पे या 0 मॉइस्चर लेवल पे बनाते हैं, जो हमारे परंपरा से चलते आ रहा है, जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं हो, ऐसा शुद्ध घी लेना है। जो शुद्ध घी हर एक गौ सेवक के पास है, उस शुद्ध घी 5 चम्मच 7-8 कंडे के ऊपर डाल देना है। फिर से सेम वही प्रोसेस करनी है। जलाने के लिए मदद लेने के लिए भीमसेन कपूर लेना है और वो सुलगते सुलगते जलना चाहिए, न कि फटाक से जलना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो गौशाला है उसके अंदर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और साथ में उसका जो धुआं निकलेगा वो तो एंटीबायोटिक का काम या एंटीबैक्टीरिया या एंटीवायरस का काम तो करेगा ही, साथ में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा। इससे क्या होगा कि देखिए कि शरीर में किधर भी गांठ या सूजन आती है तो उधर ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है, या कुछ दूसरे भी रीजंस होते हैं, पर सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट ना हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें सूजन आ जाती है या गांठ बनने लगती है या ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है हर एक के बॉडी में, चाहे वो गैया हो या इंसान हो। कुछ दूसरे भी रीजंस है, पर सबसे पहला मेन रीज़न तो यही है। तो जैसे ही आपके गोट्टे में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो गाय का जो इम्यूनिटी पावर है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के कारण या वो जो धुआं खींच रही है एंटीबैक्टीरिया का, तो इम्यूनिटी पावर जो बढ़ेगी और जो वायरसेस है वो फैलने से रुक जाएंगे। आपको क्या करना है, 7 से 8 कंडों के ऊपर जो मैंने सामग्री बताई है वो अलग से करना है, और दूसरे जो कंडे मैंने आपको बता दिए उस कंडों के ऊपर 4 से 5 चम्मच देसी घी डालकर उसको जला देना है। याद रखना कि गाय के कंडे में देसी घी में कभी भी अक्षता अभी फ़िलहाल यूज़ मत करो, जिसको हम चावल कहते हैं। चावल, गाय का देसी घी और कंडे, इससे इथिनील ऑक्साइड बढ़ जाती है और इथिनील ऑक्साइड बढ़ने के चक्कर में उधर बारिश गिरेगी। हमें फ़िलहाल इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सूखा रखना है। इसके लिए उसमें अक्षता बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि सब जगह पे ये चीज़ होगी, थोड़ा थोड़ा अक्षता मिल जाएगा तो इथेनॉल ऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा कि भारी बारिश होगी। तो सबसे पहले वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें धुरी करनी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं।
जल शुद्धि की ओर। गाय के पीने का जो पानी है उसमें मिनरल्स लेवल या ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए जो हमने धुरी की है उसमें से जो राख बचती है उस राख को ऐड कर देना है जिधर आपकी गैया पानी पीती है। नहीं तो आप जहाँ पे पानी पिलाते हो उसमें आपको डाल देना है पिलाने से पहले 10-15 मिनट। ऐसे भी डाल के रखोगे तभी चलेगा। उससे क्या होगा कि गाय को जो मिनरल्स है वो पूरे मिनरल्स कह रहा हूँ मैं, पूरे मिनरल्स एक जो नेचुरल कंडीशन में जो रहते हैं वो उनको मिलने लगेंगे। साथ ही पानी का ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ेगा। कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले लगता है हवा और जल में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना। जैसे ही आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाते हैं, आपका खाना पीना सुधर जाता है तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और ये जो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो हमारे बॉडी को एंटीबायोटिक बनाने के लिए हेल्प होती है। और एंटीबायोटिक बनने के बाद हम ठीक भी हो जाते हैं। इसी के लिए हमको धुरी भी करनी है और जो धुरी से बची हुई राख है उसको आपको गैया जहाँ पे पानी पीती है, गौ माता जहाँ पे पानी पीती है उसमें मिला देना है। इसके चलते पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी बढ़ेगा और गैया को जो प्राइमरी लेवल पे मिनरल्स लगते हैं उसकी भी पूर्तता हो जाएगी। साथ ही जल शुद्धि के साथ और एक बात आपको बताता हूँ, गरम किया हुआ दूध का निकाला हुआ घी से, लोनी मक्खन से बचा हुआ जो छाछ है वो कम से कम एक गैया को 2 लीटर 3 लीटर से 5 लीटर हर दिन पिलाओ। उससे क्या होगा कि छाछ पीने के बाद इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, भूख लगती है, गाय के खाने में सुधार आ जाता है। और छाछ पीने वाला कोई भी इंसान हो, हर दिन देसी गाय का शुद्ध छाछ पीने वाला कोई भी इंसान हो या गैया हो या बॉडी हो, वो वायरल इन्फेक्शन से दूर ही रहती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी बढ़ जाती है। क्योंकि उसका खाना पीना और पचना और पचने के बाद उसको लगना, ये अपना गौ माता का छाछ काम करता है। अब हम आगे चलते हैं भूमि शुद्धि की ओर। देखिए, भूमि से ही हमें जो भी मिलता है वो खाना मिलता है। भूमि में सभी मिनरल्स मौजूद रहेंगे तभी उस खाने में आएंगे। और जो खाने में पूरे मिनरल्स या न्यूट्रिशन लेवल पे वो खाना है वो खाएंगे तभी हमारी तबीयत अच्छी रहेगी, हमारी भी और गैया की भी। और भूमि शुद्धि के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता। खाली रासायनिक जो खाद है उसका इस्तेमाल मत कीजिए। स्वस्थ गाय के गोमूत्र से बनाया हुआ गोमूत्र आर्क आधा लीटर, 1 लीटर क्षार और 20 ml अमोनिया मिलाकर 15 लीटर का अपना जो पंप रहता है दवा मारने का उसमें मिला दीजिए। उसको अच्छे से घुलने दीजिए और अपनी जो फसल है उसके ऊपर मारा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो फसल है उसको नेचुरली नत्र मिलता रहेगा। आपकी फसल कीड़ों कीटकों के हवाले नहीं जाएगी। कोई इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन रहेगा वो नेचुरल तरीके से उधर ही रुक जाएगा और फसल तेज़ी से बढ़ेगी भी। और
घास की क्वालिटी में भी सुधार होगा और साथ में उसके साथ में 15 दिन में एक बार स्लरी डालनी है खेत में। जो हमारे पंचगव्य भाई है उनकी संख्या भारत में 5,000 के आसपास है, ऐसे मेरे गुरुकुल में समझ आया है। उनके दिमाग में आ सकता है कि क्षार क्या है, अर्क क्या है और अमोनिया क्या है। अपने आसपास के जो भी भाई बहन है, जो भी गौ सेवक है, उनको बनाना सिखाइए। नहीं तो खुद के पास बनाया होगा तो कम से कम लागत के खर्चे में फिलहाल के लिए देने का प्रयास कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो हर एक फार्मर कर सकता है वो है स्लरी। 200 लीटर पानी में 25 केजी गोबर लीजिए, 15 लीटर गोमूत्र लीजिए, 2.5 से 3 किलो द्विदल का पीठ यानी चना, मटकी, गेहूँ, इधर का कौन सा भी आपको जो किफ़ायतशीर लगे उसका पीठ लीजिए, 2 से 3 किलो। 1.5 से 2 किलो वारुल की मिट्टी यानी जो हमारे मुंगिया बनाते हैं ना, उनका रहने के लिए घर, उनकी मिट्टी, नहीं तो जिधर रासायनिक खाद नहीं डाला है उस जगह की भी मिट्टी चलेगी, नहीं तो 5 फीट जमीन के अंदर की भी मिट्टी चलेगी 2 किलो, नहीं तो वड, पिंपल, ये जो झाड़ है उनके नीचे की भी मिट्टी चलेगी। स्लरी के लिए गोमूत्र 15 लीटर, गोबर 20 से 25 केजी। मैं थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ क्योंकि इसके फ़ायदे भी मैंने अलग से देखे हैं। आपके पास कच्चा दूध रहेगा तो उसमें 1 लीटर ऐड कर दीजिए। आपके पास छाछ रहेगा तभी उसको 2 से 5 लीटर तक उसमें ऐड कर दीजिए। द्विदल पीठ, इनको रख के आपको क्लॉकवाइज घुमाना है 15 से 20 मिनट, दिन में 3 बार, और 6 से 7 दिन के बाद उसको पानी, हम जो पानी पिलाते हैं खेती को, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के सब खेती में फैला देना है पानी के साथ। इससे क्या होगा कि आपके खेती का जो भी रासायनिक प्रक्रिया है या उसमें जो रासायनिक खतों के वजह से हो गए दुष्परिणाम है वो आहिस्ते आहिस्ते दूर होने लगेंगे। खेती में मिनरल्स, खेती की पोषकता, खेती में केंचुओं की संख्या बढ़ने लगेगी। ब्लैक गोल्ड नेचुरली ही हमारी खेती में उपलब्ध होने लगेगा। आपको केंचुए खेती में आसानी से बढ़ाने हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। खाली केंचुए बढ़ाने के लिए आपको कंटिन्यूअस मॉइस्चर मेंटेन रखना पड़ेगा खेती में, जो ड्रिप या पानी के वजह से मेंटेन हो सकता है। इससे अपनी जो भूमि माता है वो पूरी ताकत से काम करेगी। जैसे हमारे पुरखों के पास ज़मीन थी अच्छी फसल देने वाली, वैसे ज़मीन हमें भी मिल जाएगी। शायद यूरिया के मामले में हमारी जो फसल है वो 1 महीना लेट रहेगी, पर हमारी जो फसल है चलो वो 10 केजी है ना, दूसरों के मामले के 50 केजी से एक जैसा चलेगी। हमें जो भी गैया को खिलाना है वो अच्छा खिलाना है और बढ़िया खिलाना है। भूमि शुद्धि का ये जो चक्कर है वो उसको कंट्रोल में लेने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, पर कम से कम आज से तो शुरुआत कर देते हैं क्योंकि दूसरी शुद्धि तो फटाफट हो रही है। ये शुद्धि 2-3 महीने में हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, पर शुरू तो कर देंगे यार, क्योंकि अभी ज़रूरत है। क्योंकि आज हमारी माँ पर
बारी आई है यार। और माँ और गाय छोड़ के इस संसार में मेरे लिए तो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि माँ ने जन्म दिया और गैया मोक्ष की ओर लेकर जा रही है। अभी तक हमने देखा कि अग्निहोत्र से वायु शुद्धि कैसे करेंगे, जल शुद्धि छाछ और अपने भस्म के माध्यम से कैसे करेंगे, जिसको जो कंडे का जो राख रहता है उसको भस्म कहते हैं, भस्म के बारे में कैसे कर सकते हैं। और हाँ, स्लरी में भी भस्म ऐड कर देना, क्योंकि उधर भी ऑक्सीजन लेवल्स बैक्टीरिया बढ़ने के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है। 200 लीटर में कम से कम आधा आधा किलो तो डाल दो आराम के साथ। और बाद में हमने देखा कि भूमि शुद्धि की भी क्या ज़रूरत है। ओके, अभी हम गैया के ट्रीटमेंट की ओर आ जाते हैं। अभी जो सबसे पहला गैया में चल रहा है ये तो है स्किन डिसीज, ऊपर से वायरल इन्फेक्शन, उसके चलते उसमें जख्म होता है, गैया की भूख चली जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है और इसकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत लूज हो जाती है। अभी जो ये स्नान है, गैया को वायरल इन्फेक्शन से दूर करने के लिए हमने वातावरण की शुद्धि कर दी है, पर अभी जो गैया के ऊपर जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरियों से भी गैया को बचाना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला है उनका स्नान। ओके, स्नान में लाइफ बॉय ये आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा वैसा किसी कंपनी के मामले में कुछ सलाह देना नहीं है, पर मैं मेरे गौशाला पे लाइफ बॉय यूज़ करता हूँ। फिलहाल वो मैं खुद के लिए नहीं यूज़ करता, पर गैया के लिए यूज़ करता हूँ। वो अच्छा काम करता है बैक्टीरिया के ऊपर। ओके, पर उससे भी अच्छा और एक है जो हम फिटकरी कहते हैं। फिटकरी नीम के पत्ते या डाली, करंज, हमारे इधर करंज कहते हैं, करंज के पत्ते डाली, साथ ही निरगुड़ी कहते हैं हमारे इधर, निरगुड़ी, एलोवेरा, इसको और हल्दी डालते वक्त समझ लीजिए कि 10 लीटर में कम से कम 20 ग्राम तो डाल दीजिए, 1 लीटर में 2 ग्राम के हिसाब से। उसको अच्छे से उबालना है, एकदम बढ़िया से उबालना है, और उबालने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का ठंडा होने देना है। और जैसे कि हल्का गर्म रहेगा यानी गुनगुना रहेगा, तो आप उससे गौ माता को धो सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो गाय के स्किन के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया वो मर जाएंगे, ऊपर से उनके जख्म के लिए भी अच्छा रहेगा। जो गाय संक्रमित हुई है और बहुत बीमार है उसके जख्म के लिए भी अच्छा रहेगा। और साथ में उस पानी में थोड़ा सा है ना, हल्का सा कि समझ लीजिए कि 10 से 15 ग्राम तक ही सेंधा नमक डाल दीजिए। नमक कौन सा दूसरा डालना नहीं है, खाली सेंधा नमक ही डालना है, क्योंकि सेंधा नमक हल्दी के साथ और थोड़ा सा हीट के ऊपर आने के बाद वो सूजन कम करने में या दर्द में राहत देने का काम करता है। ओके, तो इस स्नान के वजह से गैया को थोड़ी सी राहत मिलेगी, और ऊपर से वो बैक्टीरिया से या वायरस से थोड़ी सी लंबी रहेगी। स्नान करते वक्त आप स्नान चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय के लिए वो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पानी मार दिया है, बाद में स्नान चूर्ण का इस्तेमाल कीजिए, 10 से 15 मिनट
वैसे ही रख दीजिए। थोड़ा सा सूखने के बाद अपने अच्छे साफ़ सुथरे पानी से धो के लेना है। और बाद में लास्ट में जो हमने पानी किया है ना, उसको थोड़ा सा फैला के गाय के ऊपर फिर से अप्लाई करके उसको वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि उसका असर उसके बॉडी में रहेगा। और जो स्नान चूर्ण है गाय के लिए बनाने का, जो स्नान चूर्ण मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, उसके लिए मैं सामग्री यूज़ करता हूँ। और ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये स्नान चूर्ण इस्तेमाल करने के बाद एक बार गोचिड़ का दवा मार के गोचिड़ ख़त्म कर दी है मैंने 3 साल पहले। तभी से मैंने गोचिड़ की दवा इधर इस्तेमाल नहीं की है। खाली ये स्नान चूर्ण यूज़ करता हूँ, जिससे गाय के ऊपर कभी कीड़े नहीं लगते। गाय को कुछ लगा, जख्म हुआ तो फटाफट वो एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाता है। ऊपर से उसका जो स्मेल आता है वो एकदम बढ़िया रहता है। गाय एकदम फ्रेश दिखती है। उसकी जो बाल की कांति है वो भी बढ़ जाती है। उस वो जो स्नान चूर्ण है वो बनाने की मैं आपको विधि बता रहा हूँ। उसमें मुल्तानी मिट्टी 5 kg लेनी है। गेरू दो गेरू 150 ग्राम से 300 ग्राम लिया तो चलता है। हलद लेना है 2 kg, क्योंकि हलद एंटी बैक्टीरियल एंड द बेस्ट एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल है। इसके लिए हलद 2 kg लेना है। कच्चा दूध लेना है आधा लीटर। गोमय रस, ये जो अपना फड़का होता है, उसमें गाय का गोबर पील के जो रस निकलता है उसको कहते हैं गोमय रस। वो जो गोमय है वो ऐसा होना चाहिए कि इस हाथ का गोमय अपना, हाँ, इस हाथ का जो गोमय है इस हाथ पे डालेंगे तो इस हाथ में ज़्यादा गंदगी नहीं बचनी चाहिए, या ज़्यादा कहते हैं ना कि एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। वही रस, गोमय रस, वही गोबर से हमें गोमय रस बनाना है, क्योंकि वही गोबर स्वस्थ गाय का गोबर है। समझ लीजिए आपके हाथ को चिपक गया गोबर तो उस गोबर को हम गोमय रस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं खुद तो नहीं करता। गोमूत्र लेना है ताज़ा, नहीं तो चंद्रमा आर्क लेना है आधा लीटर। छाछ लेना है 1.5 लीटर। घृत लेना है अपना, घृत यानी जो घी कहते हैं हम वो लेना है 1 लीटर। मक्खन 1 किलो लेना है। केसर 10 ग्राम लेना है। नीम तेल, जो नीम का तेल है वो 5 लीटर लेना है। नीम भी एंटीबैक्टीरियल तरीके पे बहुत अच्छा काम करता है। और उसकी दूसरी भी खासियत है कि वो जख्म को भी बहुत जल्दी भरने में मदद करता है और संक्रमण को बढ़ने से रोकता भी है। तुलसी रस लेना है 1 लीटर। गोमूत्र क्षार लेना है 5 लीटर। नारियल तेल लेना है 500 ml। भीमसेन कपूर लेना है 500 ग्राम। यानी भीमसेन कपूर आपको उसकी चूरन करनी है और वो लास्ट में ऐड करना है, एकदम लास्ट में, स्टार्ट में नहीं ऐड करना है। सूखा आंवला पाउडर है वो 2 kg लेना है। शिकाकाई 2 kg और रीटा 2 kg। इन सब सामग्री को अच्छे से घोल मेल लेना है, मिक्स करना है और धूप में सुखा लेना है। जैसे आपको लगेगा कि ये अच्छे से सूख गया है तो उसको कलेक्ट करके लास्ट में उसमें जो हमने भीमसेन कपूर लिया था उसकी चूरन करके फिर से उसको मिक्स करना है, बंद डिब्बे में पैक कर देना है। ये 2 दिन रखने के बाद ये जो स्नान चूर्ण है वो गैया के लिए ठीक हो जाती है। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ गाय के लिए, मैं खुद के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ और इसके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। ये जो स्नान चूर्ण है
ये जो स्नान चूर्ण पहले नीम के पानी से, उबले हुए पानी से गैया को धोना है, बाद में ये स्नान चूर्ण अप्लाई करना है, साफ सुथरे पानी से उसको फिर से वॉश करके लेना है, और लास्ट में फिर से जो हमने उबला हुआ पानी किया है वो गैया के ऊपर हल्के से फैला के छोड़ देना है। अभी सभी भाइयों के लिए गाय को एक्चुअल बीमारी में संक्रमण से बचाने के लिए क्या करना है, या मैं मेरे गौशाला पे क्या करता हूँ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने एक बात ध्यान में रखी है कि गाय अंडर हायर ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है, यानी जैसे इंजेक्शन लगाओ, गोलियाँ चारो, या तरह तरह की उसके ऊपर दवा इस्तेमाल करो, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा केस में तो मेरी गैया मेरे हाथ से चली गई, मेरे सामने मरती थी, मैं कुछ नहीं कर पाता था। पर 1.5 साल से मैं आयुर्वेद के तरफ बढ़ा, तो मैंने ऐसे देखा कि मैं जो गैया के ऊपर देख के सोच रहा था कि इसको तो अभी बच्चा नहीं रहेगा, और ये अभी एक 6-7 महीने की मेहमान है मेरी, इसको अच्छे से संभालना पड़ेगा, इसकी अच्छी सेवा करनी पड़ेगी। और वैसी गैया भी मैंने आपको ये बता दिया ना, वो सब कुछ अमल में लाने के बाद वैसी गैया भी एकदम स्वस्थ है, और जो लग रही थी कि ये तो 6 महीने की मेहमान है मेरे पास, वो भी एकदम ठीक ठाक हो गई, तंदुरुस्त हो गई, और ऊपर से अभी 2-2 बच्चियों की माँ भी है। कुदरत का करिश्मा है, प्यार करो तो रिटर्न्स मिलता है। सभी हमारे भाइयों को परवड़ेगा, और सबसे सस्ता इलाज होगा जो मैं खुद मेरे गोटे पे इस्तेमाल करता हूँ, वह अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये बीमारी है एक स्किन डिसीज है, बराबर, और इसमें गांठ तैयार होती है। गांठ तैयार होती है तो हमने जो पहले किया है कि इन्फेक्शन रोकने के लिए धुरी देना है, उसको छाछ पिलाना है, उसके जल में पीने के जल में वही धुरी का जो भस्म रहता है लास्ट में वो ऐड कर देना है। इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल जिसके बॉडी में बढ़ती है तो उसकी जो गांठ है वो पिघलना शुरू हो जाती है। गांठ बदन से खून के बहाव बढ़ने के कारण वो किडनियों द्वारा शुद्ध होके मेन बॉडी से अलग हो जाती है, यानी वो क्या कहते हैं उसको, डिज़ोल्व हो जाती है। और मैं ऐसा ही करता हूँ मेरे गोटे पे। तो गांठ तैयार होना, गांठ में जख्म भी होती है, उसमें वायरल इन्फेक्शन का भी चक्कर चलता है, जो दूरी के कारण फिलहाल के लिए रुक जाएगा या उधर के वातावरण शुद्धि हो जाएगी। उसमें और एक बात ध्यान में आई है कि गाय को भूख नहीं लगती, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक तैयार होने के लिए वक्त भी लगता है, और होने के बावजूद वो जो बाहर के जो आक्रामक सैनिक है उनको मारने के लिए उसकी इम्यूनिटी पावर काम करती है, तो उनमें झगड़ा होता है, तो झगड़े के चलते ये अणुबॉम्ब डालते वो अणुबॉम्ब डालते, और दोनों के बीच में जो आग बनती है बदन में वो हीट के तरीके से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं उसको बॉडी में टेम्परेचर बढ़ना। ओके, और इस पूरे चक्कर के चलते लैक ऑफ इम्यूनिटी, यानी उनकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जो मैं अभी मेरे गोटे में दवा इस्तेमाल करता हूँ उसका कंबाइन पैक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये दवा बताने से पहले सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक गौ सेवक हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरे 12 साल का जो अनुभव है
वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, उसमें आर्निका माउंट, होम्योपैथी में आर्निका माउंट, नक्स ओमिका, हाइड्रोफोबियम, मैकफॉस, बेलाडोना, फोडोफाइलम, कैल्सेरिया कर्ब, कार्बोवेज, इतनी दवा हमें इस बीमारी में यूज़ करना है। अभी मैं कौन सी दवा किस रोग के ऊपर काम करती है या किस बीमारी के मामले में काम करती है वो आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आर्निका माउंट, ये जो है ये चोट, दर्द, खून आने पर आर्निका माउंट काम करती है। दूसरी जो दवा है वो नक्स ओमिका है। उससे क्या होता है कि उदर का जो गाय के उदर के जो रोग रहते हैं, पेट के जो रोग रहते हैं और संक्रमण के जो रोग रहते हैं उसको रोकने में मदद करता है। हाइड्रोफोबिनम यानी टिटनस के लिए, अभी गैया के बॉडी में गांठ हो रही है तो उसके जोड़ों में गांठी हो रही है, उसकी अकड़न हो रही है, तो एक टिटनस का भी भाग हो सकता है। तो हाइड्रोफोबियम टिटनस के लिए काम करती है। मैकफॉस, ये जो दवा है ये उसके जो जख्म है उसमें जो दर्द होता है, वो चल नहीं पाती, उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, उस दर्द के लिए काम करता है मैकफॉस। और जो बेलाडोना है, ये जो बेलाडोना है वो तेज बुखार और बेचैनी में मदद करती है। अभी देखिए ये जो हमारे गैया के मेन सिम्टम्स है कि जहाँ पे लुम्पी वायरस है उधर तो ये सभी लक्षण तो रहने ही वाले हैं। तो इन लक्षणों में आर्निका माउंट, नक्स ओमिका, हाइड्रोफोबिनम, मैकफॉस और बेलाडोना के देखिए 1 2 3 4 5 दवा। पहले आर्निका माउंट, दूसरी नक्स ओमिका, तीसरा हाइड्रोफोबिनम, मैकफॉस और बेलाडोना। इनको एक 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 ml में लेना है, खाली एक एक ml में लेना है, ज़्यादा लेना नहीं है। उनको एक साथ मिक्स करना है। ओके, उनको एक साथ मिक्स करना है दवा को, और तो पूरा हो जाएगा 5 ml। तो उसमें से आधा करना है, उसमें से आधा करना है, यानी 2.5 ml हो गया। और जो 2.5 ml है ड्रॉप्स बना हुआ, वो गाय के जीभ पे डाल देना है, नहीं तो उसको पिला देना है। ये जो मेन ट्रीटमेंट है ये आपको करनी है 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद। दिन में कम से कम 4, नॉर्मल गाय है जिसको बीमारी कम है दिन में 3 बार, जिसको ज़्यादा बीमारी है उसको दिन में 5 बार, कम से कम 5 बार। ओके, यानी ज़्यादा बीमारी है तो 3 घंटे के बाद पिला दो 2.5 ml, और कम बीमारी है तो कम बीमारी में 4 से 5 घंटे के बाद पिला देना। ओके, अभी देखिए कि कोरोना काल में मेन लक्षण तो बुखार आना, सांस नहीं ले पाना, बदन में दर्द,
यही थे। पर हर एक के बॉडी के चलने के कारण किसी किसी इंसान में अलग अलग सिम्टम्स भी देखने में आ रहे थे, जैसे चक्कर आना, जैसे एकदम वीकनेस आना, एकदम चिड़चिड़ापन आना। वो हर एक के मामले में अलग अलग थे, बराबर है। वैसे ही इस बीमारी के चक्कर में देखिए, चोट, दर्द, खून आना, उदर रोग, संक्रमण रोग, टिटनस के लिए, यानी जो टिटनस है उसके लिए, गाय के दर्द के लिए, तेज बुखार और बेचैनी के लिए ये 5 दवा काम करेगी। आर्निका माउंट, नक्स ओमिका, हाइड्रोफोबिनम, मैकफॉस और बेलाडोना। ये सारे लक्षण छोड़ के आपके गैया में जब गोबर पतला हो गया हो गाय का, तो उसको देना है फोडोफाइलम। देखिए, ये सब छोड़ के आपके गैया में लक्षण दिखेंगे तभी आपको यूज करना है। गोबर पतला हो तो फोडोफाइलम, चारा ना खाती हो तो, चारा खाती है तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, पर चारा नहीं खाती है तो कैल्सेरिया कर्ब, उसको हम कल्केरिया कर्ब भी कहते हैं। चारा नहीं खाती है तो गैया का पेट फूल गया है, गैया के पेट में गैस हो गया है, तो उसको देना है कार्बोवेज। ओके, गैया का पेट फूलता है, गैया के पेट में गैस होता है, तो उसको देना क्या है? कार्बोवेज। लक्षण दिखने के बाद ही आपको देने हैं। नॉर्मल आप कंबाइन दवा 3-4 घंटे में, गाय के हिसाब से ज़्यादा बीमार है तो 3 से 4 घंटे के बाद देना है, 3 घंटे के बाद देना है। और थोड़ा सा कम हल्का बीमार है या अभी संक्रमण के फिलहाल चपेट में आई है, आपको ऐसे लगता है, तो एक कंबाइन दवा जो हमने 2.5 ml की बनाई, 5 चीज़ें मिला के उसको देना है 5-5 घंटे के बाद। गैया को ज़्यादा हायर ट्रीटमेंट पे रखना नहीं है। गैया को ज़्यादा ट्रीटमेंट में आप लोग रखेंगे तो उसकी इम्यूनिटी पावर लूज़ हो जाएगी। आपने दी हुई जो दवा है उससे वो मैच नहीं हो पाएगी और गैया की तबीयत सुधार से, जो गैया के तबीयत में जो सुधार होता है ना, वो होने के बजाय सुधार में गिरावट हो जाएगी। देखिए कि ये है गैया की मेन ट्रीटमेंट जो आपको बीमारी के या संक्रमण के दरमियान करनी है। और ये मेरा कम से कम 10 से 12 साल का गौ सेवा का अनुभव है। अभी हम चलेंगे कि गैया को ये बीमारी से लंबा रखना है, इसके लिए क्या क्या करना है। ओके, उसकी ओर नहीं, गैया को बीमारी से दूर रखने से पहले भी, हाँ, देखिए कि गैया के ऊपर गांठ है, बाहर कुछ ब्लीडिंग नहीं है या जख्म नहीं हुई, कीड़े नहीं हुई, तो ये वाली ट्रीटमेंट एकदम सही है। ओके, उससे आगे है गैया की हालत उससे भी बेकार है, तो ये जो ट्रीटमेंट है उसके साथ और भी आपको ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखिए, जख्म है या जख्म में कीड़े पड़े हैं तो आपको उसमें 1 kg हल्दी लेना है और 500 ग्राम घी लेना है, बराबर है।
उसको एकत्र कर देना है, यानी मिक्स कर देना है 1 किलो हल्दी और 500 ग्राम घी को, और उसका हो जाएगा नेचुरल एंटीबायोटिक मलम। और जो आप घी इस्तेमाल करेंगे वो देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल ज़्यादा रहती है और उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति भी और घी के मामले में बढ़िया होती है। और आपके पास देसी गाय का घी नहीं है तो आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गौ सेवक के पास देसी गाय का घी होता ही है। और इस ट्रीटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा देसी गाय का घी का ही इस्तेमाल कीजिए। अभी ये जो मलम है वो इस्तेमाल करने से पहले देखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट, ओके, पोटेशियम पर मैग्नेट या नीम के पत्ते उबाला हुआ जो हमारा पानी है, नीम निर्गुड़ी करंज, उससे, नहीं तो पोटेशियम पर मैग्नेट थोड़ा सा पानी में मिक्स करके वो जख्म को साफ कर देना है। वो जख्म है ना, जख्म उसको साफ कर देना है। डॉक्टर के अपने मेडिकल में आयोडीन मिलता है, आयोडाइन मिलता है, उसको उस जख्म के ऊपर अप्लाई कर देना है। और उसके ऊपर हलद से जो हमने मलम बनाया है, जो 1 केजी हलद और 500 ग्राम घी से 1.5 किलो मलम बनता है, उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर की चूर्ण ऐड कर देनी है। देखिए, भीमसेनी कपूर की जो चूर्ण है, कम से कम लगभग मान लीजिए कि 1.5 किलो में, यानी 1 किलो हलद 500 ग्राम घी, 1 किलो हलद 500 ग्राम घी में कम से कम 200 ग्राम अपना जो भीमसेनी कपूर है, शुद्ध भीमसेनी कपूर, उसका जो चूर्ण है वो मिक्स कर देना है उसमें। आयोडीन डालने के बाद जख्म धोना है पहले नीम के पानी से या पोटेशियम पर मैग्नेट थोड़ा सा पानी में मिला के, बाद में उस पर आयोडीन डालना है जो हमारे जो मसल्स है उसके ऊपर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो आयोडीन डालना है। और आयोडीन डालने के बाद उसके ऊपर हमारा ये मलम यूज करना है, ओके। और मार्केट में है ना निगोसेंट पाउडर भी मिलती है, निगोसेंट पाउडर, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा इस्तेमाल हो जाने के बाद भी फिर भी कीड़े, जितने कीड़े आप निकाल पाते हो इतना ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर है ना नॉरेक्सेन या स्प्रे यूज करना है। उसके बाद फिर से आपको नॉरेक्सेन या स्प्रे मारना है, जिसकी वजह से अंदर के कीड़े बाहर भी आ जाए, या अपना जो मलम है अंदर जाके जख्म को ठीक करने में मदद भी करे और अपनी गाय जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद जो इंजेक्शन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो जो होम्योपैथी की दवा है उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते, वो तो अपना नेचुरली रहता है, उसके रिजल्ट भी बढ़िया है। फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, गैया तो हालत से ही बेकार है, हालत से ही बेकार है। और उसको बॉडी में, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि खाना पचना लगना इसमें टाइम लगता है, और ऐसे कंडीशन में आपको एकदम फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो आता है आयरमैन सॉल्ट्स वाला एक इंजेक्शन आता है, आयरमैन सॉल्ट्स वाला, वो 1 मिली पर 50 केजी के हिसाब से यूज़ करना है। यानी 50 किलो का जो गाय का वेट है, 50 किलो वेट के लिए 1 मिली, यानी मान लीजिए कि अपनी गैया 300-400 किलो की, 400 किलो की है तो 8 ml रहेगा। बच्चा है 25 किलो का तो ½ ml रहेगा। 200 किलो की गैया है तो 4 ml रहेगा।
आयरन सॉल्ट्स का इंजेक्शन करना है। उसको हम, और हाँ, ये हो गया जख्म के लिए या कीड़ों के लिए। उसको गाय को राहत देनी है तो उसको एंटीबायोटिक डालना है। मैं तो मेरे गोटे पे सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक यूज़ करता हूँ वो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है। स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन लगातार 3 दिन दर्द के लिए, लगातार 3 दिन दर्द के लिए स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन यूज़ करना है। और मेलोक्साइकैम जो है, मेलोस्काइकैम, वो बड़े के लिए 15 ml और छोटे के लिए 5 ml। ओके, बड़ों के लिए 15 ml या छोटों के लिए 5 ml। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, इंजेक्शन खुद ना लगवाइए, खुद इस्तेमाल भी ना कीजिए। खाली आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि डॉक्टर आने के बाद क्या करता है, किस टाइप के डोसेस देता है, वो आपको भी पता होनी चाहिए। मेरे गोटे पे सबसे ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ और सबसे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट है, तो इसी इंजेक्शन के है, इसके लिए बता रहा हूँ। इस चैप्टर में घुसना ही नहीं है। हाँ, पर ज़रूरी है, वक्त नहीं है तो डॉक्टर से ये भी ट्रीटमेंट करवा के लीजिए। और जैसे ही मैंने बोला कि आयुर्वेद सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, उसके चलते चलते मेरे प्रेफरेंस में और एक दवा है जो 2 ही ड्रॉप्स इन सभी कॉम्बो पैक के लिए ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्कैबिजन अशोका, स्कैबिजन अशोका, स्कैबिजन अशोका। और एंटीनोक्योर ड्रॉप्स, वो भी अशोका का ही मैन्युफैक्चरर है। एंटीनोक्योर ड्रॉप्स और स्कैबिजन, ये दोनों अशोका की दवा है। 1.5 ml। नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 3 से 4 बार, इन्फेक्शन ज़्यादा है तो 5 से 6 बार दिन में। कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। 10 दिन में मेरा जो इधर का मैं गोटे पे देखता हूँ कि जब कुछ तकलीफ ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो मैं स्कैबिजन अशोका या एंटीनोक्योर ड्रॉप्स अशोका इस्तेमाल करता हूँ। 10 दिन में गैया की बीमारी ख़त्म हो जाती है, जो वायरल इन्फेक्शन के चलने होता है। मैंने बहुत सारी दवाई बताई है, इसमें से जितना हो सके उतना दवाई का इस्तेमाल कीजिए। आपको जो अवेलेबल है उस तरफ से एक एक बार में मैंने जो जो दवाई बताई है वो हर एक दवा असरकारी है, उसका सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 12 साल के तो मेरे 7-8 साल तो ऐसे ही अंधेपन में चले गए, पर जो मैं 3 से 4 साल से लगातार यूज़ करते आ रहा हूँ और जिसका बढ़िया रिजल्ट है, वो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ। ना मैं इधर किसी कंपनी का मार्केटिंग कर रहा हूँ, ना ही मैं ये क्या बोलते हैं आसमान वाली बात बोल रहा हूँ। मेरी खुद की गौशाला है, मैं खुद गौ सेवक हूँ। और इसमें सबसे पहले मैंने जो जल शुद्धि, ब्रह्म ऊर्जा, शिव ऊर्जा, इसका मैटर है ना बहुत डीप है, वो मैं वीडियो में बता नहीं पाऊँगा। पर जो मैंने पहले 3 चीज़ें बोली, अग्निहोत्र यानी वो कंडे वाली धुरी मटेरियल के साथ, दूसरी बात उसका जो भस्म बचता है वो पूरा भस्म उठा लेना है और गाय के पीने के पानी में डाल देना है। बाद में भूमि शुद्धि यानी वो स्प्रेइंग का बोला मैंने कि अमोनिया, क्षार और आर्क इनको मिला के वो उनको मिला के अपने फसल के ऊपर छिड़काव करना है। और खेती को
ये जो स्लरी है वो छोड़ना। गैया को साफ पानी से, और जो मैंने बताया कि करंज नीम को उबाल कर उसको इस्तेमाल करना। बाद में स्नान चूर्ण आप बना पाओगे तो स्नान चूर्ण का सच्ची बहुत अच्छा रिजल्ट है। गाय के जख्म में स्नान चूर्ण जरूर इस्तेमाल करना, और फिर से अच्छे से साफ करके फिर से वो एक बार नीम का पानी अप्लाई करके गाय को छोड़ देना है। बाद में उसको ज़रूरत के हिसाब से दवा इस्तेमाल करना। साथ ही जख्म का मलम, इंजेक्शन, अपना देसी इलाज, होम्योपैथी इलाज और डॉक्टर लोगों के इंजेक्शन, ये सभी जानकारी एक गौ सेवक होने के नाते मेरे माता को जो लोग संभालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सच में ये ट्रीटमेंट है वो बहुत ही लाभदायक है, ज़रूर करना। इंजेक्शंस और होम्योपैथी, इंजेक्शंस एकदम लास्ट पॉइंट पे चले जाना। और जो मैंने होम्योपैथी दवाई आपको बोली ना, 6 से 8 प्रकार की है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो 1000 से 1200 रुपये में आपको मिल जाएगी, और एक ही बक्से में वो आती है। जो मैंने आपको बोला ना, आर्निका माउंट, नक्सोमिका, हाइड्रोफोबियम, मैकफॉस, बेलाडोना, फोटोफाइलम, कैलरिया कर्ब, कर्बवेज, कार्बोवेज उसको कहते हैं। ये सब दवाई कम से कम 1000 रुपये में आ जाएगी, और संक्रमण के पशुओं को कम से कम 1000 रुपये में 2 गाय तो ठीक हो जाएगी। 10 दिन तो पूरेगी। यानी एक गाय का खाली 500 रुपये खर्चा आएगा सही करने में। पर इसका बढ़िया रिजल्ट निकालने के लिए आपको हवा शुद्धि, जल शुद्धि और भूमि शुद्धि के ऊपर, और गाय की शुद्धि, साफ सफाई, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। गाय में बहुत इम्यूनिटी पावर होती है इतर जानवरों के मुताबिक, और उनको सबसे पहला हमें मच्छर, डांस, मक्खी इनसे दूर रखना है। वो तो अपना वायु शुद्धि वाला, अग्निहोत्र की धुरी वाला वो तो होगा ही। भाई लोग, गौ सेवक और मेरे गौ माता की सेवा करने वाले हर एक मेरे जैसे बंदे को मेरे हाथ जोड़ के विनती है, सच्ची शेतकरी के पास पैसा नहीं रहता, पर हमारे पास सुकून है, सेहत है, गौ माता का आशीर्वाद है। बहुत सारे भाई लोग ऐसे रहेंगे कि उनके पास पैसा नहीं है, वो गौ माता का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए मैंने आपको एकदम सस्ती वाली दवा, जो आप अपने घर में बना सकते हैं, और सच मानिए कौन से भी बड़ी कंपनियों से ये कम दवा नहीं है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जिनके पास भी पैसे के कारण गाय को बचा नहीं पा रहे हैं, वो सभी लोग मेरे इस वीडियो का ध्यान से अध्ययन करें, और आपने गौ माता को बचाने के लिए हर एक प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद। गौ माता सदैव आपको सुखी, समाधानी और सेहतमंद रखे। सुख, समाधान, शांति, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, संतति आपको सब मिल जाए। और इस मुश्किल घड़ी में हम आयुर्वेद का सहारा लेके जल्दी से जल्दी अपने सभी गौ माताओं को सेहतमंद बना के गौ माता के सच्चे रूप से गौ भक्त और गौ सेवक कहलाने के लायक बन जाए। मेरी कुछ गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तो आप ही में से एक हूँ, एक सच्चा गौ भक्त, एक सच्चा गौ सेवक हूँ। मैं तो मेरे गोटे पे दूध भी नहीं निकालता,
गाय के बच्चों को उनके साथ ही पलने बढ़ने में जो मुझे आनंद आता है उनके दूध घी में नहीं है। गौ माता ने मुझे अच्छे से संभाला भी है। मैं आज जो भी हूँ वो मेरे गौ माता के बदौलत हूँ। और आज के दिन ये जो गौ माता के ऊपर जो बीमारी का संकट आया है उसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और ऊपर से सरकार इसको आपत्ति भी नहीं घोषित कर रही है। कुछ खुद से कुछ गाय के लिए या गौ सेवकों के लिए कुछ मदद भी नहीं कर पा रही है। जिधर भी जाऊं उधर यही देखने को आ रहा है कि ये दूध का रेट बढ़ेगा, मिठाई महंगी होगी, ये होगा वो होगा। अरे क्या, जब खुद की माँ चली जाएगी तो क्या हम क्या बोलेंगे, काम वाली बाई को बढ़ाना चाहिए, अपने औरत को काम नहीं होता? ये है क्या हिंदू संस्कृति? धर्म का पाया गौ माता है, उसके ऊपर भाव की क्या यार, क्या चल क्या रहा है? भाव भाव बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अरे इधर हमारी माँ लोग मर रही है, उनके लिए हमारा कलेजा जल रहा है। हाँ, फीलिंग्स नहीं है क्या कुछ? जाने दो, कलयुग चल रहा है, जाने दो भाई लोग। और हम हमारी माँ का ध्यान रखेंगे, रख रखाव रखेंगे। और इस परेशानी परेशानी का हल भी जल्दी से जल्दी निकल आएगा। खाली मैंने ये जो बताया है वो आप अपने गोटे पे कीजिए। गाय को एंटीबायोटिक्स बनाने में और उसके बॉडी में फिर से वो इस्तेमाल होने के लिए उसको सेहतमंद रखिए, उसकी सेवा दिल से कीजिए। और हम लोग तो दिल से ही सेवा करते हैं, मैं गौ सेवक हूँ, मुझे मालूम है। एक बार बच्चा बीमार गिरेगा तो हम लोगों को टेंशन नहीं आता, पर गैया बीमार पड़ेगी ना तो खाना भी हजम नहीं होता। मैं खुद कितने दिन तो ऐसे ही भूखे भूखे सोया हूँ, 2-2 दिन नहाया नहीं टेंशन के मारे। और सच्ची मैं आपको एक बात तो दिखा भी कि अभी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं। 3:10 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं रात का समय है, लाइट जल रही है। मुझे मुझे इस बीमारी की गंभीरता रात 9 बजे समझ में आई। मैंने उसके ऊपर पूरा स्टडी किया। बाद में हम जो भी हमारे हाथ से कर सकते हैं उतना बता भी दिया है। किसान भाइयों, विश्वास रखिए, आयुर्वेद अपनाइए, गौ माता और खुद का रक्षण कीजिए। धन्यवाद। राम कृष्ण हरि। जय गौ माता। हाँ, और एक बात, गाय की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हाँ, गुड़, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, जीरा, अजवाइन, तमालपत्र, अश्वगंधा, शतावरी और स्पिरुलिना ड्रॉप्स, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके ऊपर ज़रा गौर कीजिए जाते जाते। हल्दी, लौंग, दालचीनी, इलायची, जीरा, तमालपत्र, अजवाइन, इनको इस्तेमाल के तौर पे हल्दी को थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, 50 ग्राम तक। और जो दूसरा मटेरियल है, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक है, और जो ये सब मटेरियल है, हल्दी को 50 ग्राम और काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, हल्दी, इलायची, जीरा, तमालपत्र, अजवाइन, इनको आप 5-5 ग्राम लीजिए, नहीं तो 10-10 ग्राम लीजिए, ज़रूरत के हिसाब से। ग्लास होते हैं, ग्लास,
ये पूरा मटेरियल है वो 2 गिलास पानी में उबालने के लिए रख दीजिए। वो पानी उबलने के बाद 2 गिलास में से 1 गिलास उड़ जाना चाहिए पानी और 1 गिलास रह जाना चाहिए। जब 2 गिलास में 1 गिलास पानी रह जाता है उसके भाप बन के उड़ के जाने के बाद जो 1 गिलास पानी रह जाता है उसको काढ़ा कहते हैं। और सच्ची इसने कोरोना काल में आयुर्वेद पे विश्वास और भरोसा रखने वाले लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाई है और अभी हमें इसको गाय की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है। और इसको डालते वक्त है ना, काढ़ा तैयार हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा जवारी का नहीं तो बाजरी का, गेहूं का आटा ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि वो आंतड़ियों को पकड़ लेता है। बाजरी जवारी इनका आटा लीजिए। उस काढ़े का जो एक गिलास काढ़ा हो गया है रेडी, उसमें आटा मिक्स करके उसका गोला बना दीजिए। उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए और गाय की एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए आप 150 से 200 ग्राम गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस लड्डू में। और लड्डू बनाने के बाद उसमें शतावरी चूर्ण और अपना अश्वगंधा जो रहता है, शतावरी और अश्वगंधा इतना महंगा भी नहीं रहता और मिल भी जाता है हर जगह पे आयुर्वेद दुकान में। उसमें अश्वगंधा उस लड्डू में एक बार के लड्डू में अश्वगंधा 15 से 20 ग्राम और शतावरी 30 से 40 ग्राम मिक्स कीजिए। स्पिरुला ड्रॉप्स ये भी आपको मिलेगा। स्पिरुला ड्रॉप्स के 10 बूंद उस लड्डू के ऊपर डाल दीजिए। सबका एकत्रित मिश्रण कीजिए, उसके छोटे छोटे लड्डू बनाइए और गैया को खिलाइए। जो भी बीमार है उनको भी खिलाइए और जो बीमार नहीं है उनको भी खिलाइए। जो बीमार है उनमें क्या कहते हैं उसको कि इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, वो बीमारी से जल्दी बाहर आ जाएगी। और जो बीमार नहीं है उनकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी और वो बीमारी के चपेट में नहीं आएगी। देखिए, गुड़, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, जीरा, अजवाइन, तमालपत्र का काढ़ा करना है। उसमें उस काढ़े को आटे में मिक्स करके उसमें गुड़ मिक्स करके उसमें अश्वगंधा चूर्ण 15 से 20 ग्राम और शतावरी 30 से 50 ग्राम तक ऐड करना है। स्पिरुला ड्रॉप्स उस पर 10 बूंद डालना है, उसका लड्डू बनाना है। बाद में उसके छोटे छोटे लड्डू करके गैया को खिलाना है। इससे चलते गैया को भूख भी अच्छी लगेगी, उसका चय पाचन क्रिया भी अच्छा रहेगा और उसकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ी रहेगी। इससे चलते एंटीबायोटिक तैयार होने तक उसको टाइम भी मिलेगा और वो ज़्यादा बीमार फील भी नहीं करेगी। भाइयों, अपने गौ माता का और अपना ख्याल रखना। ये समय भी जल्दी चला जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गौ माता, जय गौ सेवक। नायकाच्या नावानं चांग भलं।